सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे आधारशिला मॉड्यूल भाग 4 के बारे में। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं। आज बात होगी भाग 4 की। भाग 4 में कक्षा 3, 4 एवं 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशी अध्ययन, कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियां बताई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों में भाषा का विकास। कक्षा 3, 4, 5 के स्तर पर बच्चे में भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि कक्षा में उनकी निजता और विचारों का उचित आदर एवं सम्मान किया जाए तथा उनकी घरेलू भाषा का हनन किए बगैर मानक भाषा की ओर ले जाया जाए। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कक्षा कक्षी क्रियाकलाप में हर बच्चे के परिवेश, शारीरिक स्थिति, जेंडर, सीखने की गति को ध्यान देकर तैयार किया जाए ताकि हर बच्चे को प्रतिभाग के लिए बराबरी का मौका मिले। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों में भाषाई दक्षताओं के विकास के निरंतर आकलन तथा उचित फीडबैक हेतु छोटे छोटे समूह की गतिविधियों, व्यक्तिगत कार्यों के दौरान उनकी प्रतिभागिता का सघन अवलोकन करें तथा यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इस हेतु बच्चे से निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के बराबर अवसर प्रदान किया जाना, बच्चों की रचनात्मक लेखन क्षमता को जांचने और सुधार करने के लिए डायरी लेखन, पत्र लेखन, बच्चों के बीच में भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं कराकर जैसे वाद विवाद, भाषण, कवि दरबार, कहानी सुनाओ, पोस्टर बनाओ आदि करवा सकते हैं। इसके बाद है बच्चों के आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं, समस्याओं, चिंताओं से अवगत होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य के रूप में ऐसे विषय दिए जाएं जिससे बच्चे संबंधित स्थान, वस्तु अथवा पात्र को देख सुनकर उससे जानकारी प्राप्त कर पाएं और कक्षा में प्रस्तुत कर पाएं। अब भाषा विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियां। अब जैसे स्कूल खुला है तो क्या होगा, शिक्षक प्रतिवर्ष अप्रैल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करके उनका अधिगम संप्राप्त स्तर जानने की प्रक्रिया करेंगे। सभी को करनी है ये। जो बच्चे आरंभिक परीक्षण में कक्षा 1, 2 के लर्निंग आउटकम के स्तर पर होंगे उन्हें 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में भाषा और गणितीय गतिविधियां संपादित करके मुख्य धारा में लाना होगा। उसके बाद 3, 4 और 5 की भाषा गणितीय दक्षताओं के विकास की गतिविधियां संपादित करना उचित रहेगा, क्योंकि जब तक उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कक्षा 1, 2 की लर्निंग आउटकम जो है वो अधिगम स्तर प्राप्त होना जरूरी होना चाहिए, तभी वो इस मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। और भाषा में अर्थ का निर्माण संदर्भ के सहारे होता है। जब हम अपने मन में कही अथवा सुनी गई बात के अर्थ का निर्माण करते हैं फिर उसकी अभिव्यक्ति होती है। मन में शब्दों के माध्यम से छवि बनाना भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। इस स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कक्षा में व्यक्तिगत और समूह कार्य का उचित संतुलन बनाए रखना, कक्षा में बातचीत को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों का बहुलता से समावेश किया जाना चाहिए, भाषा सीखने सिखाने में नियोजित रूप से परिवेशी संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे पाठ्य पुस्तक कार्य के दौरान QR कोड, दीक्षा पोर्टल, पुस्तकालय का नियमित प्रयोग आदि। भाषा शिक्षण में याददाश्त के उपयोग के मौके देना बहुत ही अच्छा तरीका है। इसका जो है बराबर उपयोग किया जाना चाहिए। कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच हो। बच्चों के बीच भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, जैसे वाद विवाद, भाषण, कहानी सुनाओ, पोस्टर बनाओ आदि। बच्चों के आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं, समस्याओं, चिंताओं से अवगत होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य होने चाहिए। बच्चों से स्थानीय लोक कथाओं, लोकगीत, मुहावरों आदि का संकलन कराना चाहिए।
इन सब के बाद ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा भाषा शिक्षक वो होता है जो कक्षा कक्षी परिस्थितियों के अनुसार परिवेश में मौजूद वस्तुओं, स्थिति परिस्थिति को भाषा सीखने सिखाने का माध्यम बना लेता है। भाषा कौशल विकास की गतिविधियाँ। हिंदी भाषा के लर्निंग आउटकम को हासिल करने के लिए जिन गतिविधियों का प्रयोग किया जाए, तो गतिविधि प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए कि गतिविधि को बनाते एवं करते समय देखें कि कौन सी गतिविधि किस लर्निंग आउटकम के लिए है। फिर पाठ्यपुस्तक से जोड़कर देखें कि किस गतिविधि का उपयोग पाठ के शिक्षण के साथ किया जा सकता है। इसके बाद गतिविधियों को दृष्टि में रखकर लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए शिक्षण योजना बनाएं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हर दिन एक मौखिक और एक लिखित गतिविधि अवश्य हो। लर्निंग आउटकम आधारित भाषा शिक्षण की योजना। किसी भी कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान प्रमुख भाषा दक्षताओं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को कौशल के रूप में बच्चों में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए भाषा शिक्षण योजना बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक वादन में इन चारों दक्षताओं से संबंधित व्यक्तिगत व सामूहिक क्रियाकलापों का संतुलित समावेश हो। शिक्षण योजना बनाते समय क्या देखना चाहिए कि हम किस लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना बना रहे हैं। ये देखें क्या उसे हम पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका या किसी अन्य विषय वस्तु से जोड़कर बनाएंगे। कौन से क्रियाकलाप एकल होंगे, कौन से समूह में होंगे या पूरी कक्षा के साथ होंगे, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी बात तो ये होगी कि प्रतिदिन शिक्षण की शुरुआत रोचक गतिविधि से हो जो लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो और पाठ के विकास में सहायक हो। किसी एक लर्निंग आउटकम पर काम करते समय विकल्प के तौर पर गतिविधियों के कई नमूने होने से उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकेगा। कक्षा कार्य के दौरान बच्चों के निरंतर आकलन एवं मदद हेतु गतिविधियां निश्चित होने से सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित होता रहेगा। प्रत्येक बच्चे द्वारा लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेने के बाद उससे संबंधित असाइनमेंट दिए जाने से बच्चा अपने घर परिवेश में बातचीत, पूछताछ, संकलन बनाना, जुटाना आदि के माध्यम से उसे पूरा कर सीखता रहेगा। इस मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम पर आधारित पाठ्यपुस्तक से जोड़कर बनाई गई शिक्षण योजनाएं उदाहरण के तौर पर दी गई हैं, जिसमें गतिविधि के चारों चरण सीखने सिखाने के लिए दिए गए हैं। अब इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है एक शिक्षक योजना। कक्षा 3 की पहेलियाँ। सबसे पहले देखिए लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, सुनो पढ़ो गई सामग्री पर कारण सहित मत देना, परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाना। अब सीखने सिखाने का क्रम पहले से ही आपको पता है, ERAC होता है, यानी अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। इसी के बेस पे ये शिक्षण योजना बनी हुई है। पहले गतिविधियां और क्रियाकलाप, समय दिया गया है 7 से 10 मिनट। उसके बाद अब बच्चों से सवाल करने के लिए 10 से 15 मिनट, फिर उनका अनुप्रयोग यानी आकलन करने के लिए 10 से 15 मिनट, और सबसे लास्ट में है निष्कर्ष, इसके लिए 5 से 7 मिनट पूरी कक्षा के लिए। बैठक व्यवस्था इधर दी हुई है, किस तरीके से बैठक व्यवस्था होनी है। गणितीय विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियाँ। गणित सीखने में गतिविधियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो गणित सीखने समझने के लिए गतिविधि की बार बार पुनरावृत्ति की भी आवश्यकता होती है। पाठ्यपुस्तक एवं कार्यपुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को विविधता के साथ शामिल करना चाहिए। इसमें विभिन्न ठोस वस्तुओं का उपयोग करना एवं परिवेश में मौजूद विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग करना शामिल है। गणित विषय को बच्चों के दैनिक जीवन से
और अधिक जोड़ने और उनके गणित को और व्यवहारिक व रुचिकर बनाने के लिए गणित की उच्च मानसिक कौशल विकास की गतिविधियां इस मॉड्यूल में दी गई हैं। बहुत सारी गतिविधियां दी हुई हैं। इन्हीं गतिविधियों को बार बार बदल कर नए रूप में कराना और दोहराया जाना ठीक होगा। एक दो गतिविधियां जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, पैटर्न को संख्या में बदलना। जैसे पत्थर के कुछ टुकड़े, कंकड़, पत्तियां या अनाज के दाने ले लिए, उनके साथ विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाना और उन पैटर्न को संख्याओं में लिखना। जैसे एक बीज और एक पत्ती रख दी तो लिखो 2 बीज 2 पत्ती या 2 बीज 4 पत्तियां। इस तरीके से पैटर्न को संख्या में बदलना। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोजमर्रा के जीवन में संख्याएं और संक्रियाएं। जैसे रोजाना जीवन में ऐसा, बच्चों से ये पूछें रोजाना जीवन में ऐसा क्या है जो 3 से 10 के बीच में होता है, 3 संख्याओं और 10 संख्याओं के बीच में होता है। तो बच्चे कहेंगे हम 3 पहिया गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हमने 4 पहिया की गाड़ी देखी है, सवारियों का उपयोग होता है। इस तरीके से बच्चे बात, मेरे यहाँ 10 जीने जो हैं, मेरे यहाँ 10 हैं, सीढ़ियों की संख्या। इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियाँ इस मॉड्यूल में दी गई हैं। इन गतिविधियों को पढ़कर समझकर अभ्यास कर लेना है और फिर इन्हीं के आधार पर इन गतिविधियों का प्रयोग करके शिक्षण योजना बनानी है। और शिक्षण योजना बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कौन सी गतिविधि किस लर्निंग आउटकम के लिए उपयुक्त है। पाठ्यपुस्तक एवं कार्यपुस्तिका को जोड़कर देखें कि किस गतिविधि का उपयोग किस पाठ शिक्षण के साथ किया जा सकता है। कौन से क्रियाकलाप एकल, समूह या पूरी कक्षा के साथ कराए जा सकते हैं। फिर है शिक्षण योजना में गणित सीखने के क्रम और दैनिक जीवन से जुड़ाव, पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका पर कार्य, QR कोड और दीक्षा पोर्टल के जरिए डिजिटल सामग्री के प्रयोग का विशेष ध्यान रखना होगा। अब प्रतिदिन शिक्षण की शुरुआत छोटी रोचक गतिविधि से जो कि लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो और उसके विकास में सहायक हो। किसी एक लर्निंग आउटकम पर काम करते समय विकल्प के तौर पर गतिविधियों के कई नमूने होने से आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सकेगा। कक्षा कार्य के दौरान बच्चों के निरंतर आकलन एवं मदद हेतु गतिविधियां तय करते रहने से सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित होगा। प्रत्येक बच्चे द्वारा लर्निंग आउटकम पा लेने के बाद उससे संबंधित असाइनमेंट दिए जाने से बच्चा अपने घर परिवेश में बातचीत, पूछताछ, संकलन बनाना, जुटाना आदि के माध्यम से उसे पूरा करके सीखता रहेगा। कुछ लर्निंग आउटकम पर आधारित पाठ्यपुस्तक से जोड़कर बनाई गई शिक्षण योजना के उदाहरण इस मॉड्यूल में दिए जा रहे हैं, जिसमें सीखने के चारों चरण सीखने सिखाने के लिए सम्मिलित किए गए हैं। ये देखिए 3 से 5 तक की शिक्षण योजनाएं इसमें दी हुई हैं, इन्हें आप ध्यान से देखें। ये देखिए 3, 4, 5 में शिक्षण क्षेत्र है संख्याएं और संख्या पद्धति, समय और कैलेंडर। तो इसी तरीके से आप शिक्षण योजना तैयार करेंगे और बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आकलन और सुधार की। बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए जरूरी है कि उनकी जिज्ञासा और विचारों को उचित सम्मान किया जाए। उन्हें अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि के अनुभवों को साझा करने के भरपूर मौके हों। इसके अलावा हर बच्चे के सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड भी रखना होगा। ये जो है बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड पाठ चर्चा से जुड़े हुए हर एक उप लर्निंग आउटकम का रिकॉर्ड प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष रखना कठिन और मुश्किल कार्य होगा। इसलिए ये रिकॉर्ड केवल केंद्रीय या फोकल लर्निंग आउटकम के सापेक्ष रखना ठीक रहेगा। फिर है पूरी कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन। पूरी कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन भी प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष करना है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि कितने बच्चे किस लर्निंग आउटकम में किस स्तर पर हैं। कक्षा के समग्र आकलन का रिकॉर्ड कक्षावार चार्ट पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका प्रारूप इसी मॉड्यूल में भाग 5 में
दिया गया है। आकलन की समूची प्रक्रिया का उद्देश्य बच्चों के सीखने में सुधार लाने के लिए है। इसके माध्यम से हम जान सकेंगे कि किन लर्निंग आउटकम पर अभी तक काम करने की ज़रूरत है। जरूरी सुझाव: शिक्षक को गतिविधियों के दौरान छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए कि छात्रों ने क्या समझा है और उनको कहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जब ये बात आपको पता होगी तो उसी के अनुसार आप उसकी मदद कर सकेंगे। इसके अलावा जब सीखने के गैप का पता लगाया जाता है तो विशेष अवधारणा की मूल बातें फिर से आना महत्वपूर्ण है। ये छात्रों को सरल प्रश्न पूछकर विषय के बारे में बातचीत करके किया जा सकता है। छात्रों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए कारण बताने के लिए कहना चाहिए। उन्हें पर्याप्त संकेत और सोचने का समय भी प्रदान किया जा सकता है। हम उन्हें सीधे जवाब बताने से बचना चाहिए। अब हम पाएंगे जैसे ही बच्चों की अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को समझना शुरू करते हैं, वे प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अब जो है बात करते हैं परिवेशी अध्ययन की। देखा जाए तो वास्तव में परिवेशी अध्ययन क्या है? परिवेशी अध्ययन से आशय उन प्रक्रियाओं से है जिनसे गुजरते हुए बच्चा अपने आसपास या परिवेश के हालात को समझकर परिवेश के साथ अपना रिश्ता समझ सके। इस रिश्ते को बल देने के लिए बच्चा अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से तय कर सके। जब बच्चा परिवेश के साथ अपने रिश्ते और भूमिका की पहचान कर पाता है तो वो अपने आप उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उसे परिवेश के प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव के मौके उपलब्ध कराए जाएं। कैसे कराए जाएंगे? बच्चे नदी, तालाब, बाग बगीचों में, खेत खलियान में, बाजार हाट में जाएं। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों को नज़दीक से देखें और उन पर छोटे बड़े समूहों में चर्चा करें। अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से गुजरे ज़माने के किस्से कहानियाँ सुनें। विभिन्न तीज त्योहारों में अपनी भागीदारी निभाएं। लेकिन आजकल ये अपनी कक्षाओं में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनको बाहर जाने के अवसर कम मिल पा रहे हैं। तो अब क्या करना है? हमें अपने बच्चों को ऐसे नए अवसर देने होंगे जिसमें उन्हें कक्षा से बाहर जाने और परिवेश को नज़दीक से देखने के मौके मिल सकें। ऐसे कार्य या गतिविधियाँ विकसित करनी होंगी जिससे वे कक्षा के बाहर के अनुभव और ज्ञान पर कक्षा के अंदर कार्य कर सकें। अब देखिए, आजकल हमारी कक्षाओं में बच्चों की सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सामग्री जैसे पुस्तकालय, इंटरनेट, ऑडियो वीडियो मौजूद हैं, जिनके माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का हम जो है बेहद प्रभावशाली ढंग से अध्ययन करा सकते हैं। अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो आपसी व्यवहार के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रियाएं, सरकारी विभाग, व्यवसाय, स्थान विशेष की भौगोलिकता, ऐतिहासिकता एवं विभिन्न घटकों के बीच की अंतरक्रियाएं, यही सब परिवेशी अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य माने जा सकते हैं। अब बात आती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का जुड़ाव कौशलों के समुचित विकास और प्रदर्शन से होता है। किस लर्निंग आउटकम को हासिल कर पाने का मतलब है कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिलक्षित होकर परिवेशी अध्ययन शिक्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों के लर्निंग आउटकम दिए जा रहे हैं। आप लोगों को वैसे भी पता है 3 तरीके के लर्निंग आउटकम होते हैं: फोकल लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर पहले बात कर रहे हैं केंद्रित लर्निंग आउटकम की। ये आउटकम परिवेशी अध्ययन के 4 बुनियादी और बृहद शिक्षण क्षेत्रों या कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, फर्स्ट नंबर, बच्चे अवलोकन के आधार पर
अपने परिवेश की जानकारी दर्ज कर पाएंगे। वह अन्य परिवेश के बारे में दर्ज की गई अवलोकन आधारित जानकारी को समझ पाएंगे। सेकेंड फोकल लर्निंग आउटकम देखिए, बच्चे अपने बारे में, घर और पड़ोस के बारे में, प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोजकर समझ पाएंगे। थर्ड नंबर, बच्चे समय, समाज, भूगोल व संस्कृति में हो रहे परिवर्तनों से परिचित होंगे व तर्क संगत तरीके से उनके पीछे के कारणों को जानने की ओर बढ़ेंगे। बच्चे सामाजिक, शासकीय व राजनीतिक व्यवस्थाओं से परिचित होकर उसमें अपनी भूमिका, दायित्व व अधिकार जानने की ओर बढ़ेंगे। अब शिक्षक अपनी शिक्षण योजना में अपनी कक्षा की विविधता, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना बनाए, जिससे कि बच्चे लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकें। अब है परिवेशी अध्ययन शिक्षण के तरीके और गतिविधियाँ। क्या तरीके और गतिविधियाँ होनी चाहिए जिससे कि परिवेशी अध्ययन को अच्छी तरीके से सीखा जा सके। तो परिवेशी वस्तुओं एवं घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करना और उनके रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना परिवेशी अध्ययन का प्रमुख तरीका है। इसके अलावा ये अवलोकन करना, बच्चे अपनी इंद्रियों से अवलोकन करें या किसी उपकरण की मदद से अवलोकन करें, चीज़ों के बारे में गहराई से जानें, इससे भी परिवेशी अध्ययन में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इसके तरीके कोई भी हो सकते हैं, सारणी बनाकर, सूचीकरण करके, समूहीकरण करके, वर्गीकरण करके, किसी भी तरीके से। इन तरीकों को परिवेशी अध्ययन की कक्षा में अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनकी खुद की और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता के लिए पोस्टर, पैम्पलेट, चेतावनियाँ, पत्र, ज्ञापन, अपील आदि बनाने और उन्हें प्रदर्शित करने के अवसर भी कक्षा में दिए जाने चाहिए। इस तरीके से बच्चों को पुरानी चीज़ों के आकलन और संग्रहालय बनाने में, एल्बम बनाने और नई नई चीज़ों के बनाने के अवसर भी दिए जाने चाहिए। अब परिवेशी अध्ययन संबंधित कुछ गतिविधियां भी हैं। यहाँ पर इस मॉड्यूल में कुछ गतिविधियां और उदाहरण दिए गए हैं। उनको जो है कक्षा शिक्षण उनका प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को अधिक उपयोगी और प्रभावी बना सकते हैं। अब कैसे? जैसे मानचित्र पर काम करके, तुलना करके, प्रक्रिया आधारित काम, जैसे दूध से घी बनाना, चने से लड्डू बनाना, कपास से धागा बनाना, इस तरीके से। कोई कहानियाँ सुनाना, संकलन करना, लोकगीत, लोक कथाओं, कहावतों आदि का संकलन करवाना और उनको प्रस्तुत करवाना, भूमिका को समझना, वर्गीकरण एवं समूहीकरण, ये सब चीज़ें करवा के जो है हम इस शिक्षण को बहुत अधिक रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं। अब बात आती है लर्निंग आउटकम आधारित परिवेशी अध्ययन शिक्षण की योजना। जब हम लर्निंग आउटकम आधारित परिवेशी शिक्षण की योजना बनाएंगे तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हुए जीवांत अनुभवों को व्यक्त करने का मौका हो, उन्हें अपने आसपास के बारे में जिज्ञासा और सृजनशीलता व्यक्त करने के मौके हों, परिवेश में हो रही घटनाओं, प्रक्रियाओं को जानने समझने हेतु अवलोकन, चर्चा, स्पष्टीकरण, परीक्षण, तर्क, आकलन और विश्लेषण के कौशल विकसित किए जाने के मौके हों। इस तरीके से हम देखेंगे, अपनी योजना बनाएंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि हम किन लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना बना रहे हैं। क्या उसे हम पाठ्य पुस्तक, पुस्तकालय या किसी अन्य विषय वस्तु से जोड़कर बना रहे हैं? कौन से क्रियाकलाप एकल होंगे, समूह में होंगे या पूरी कक्षा के साथ होंगे, और इसका आकलन कैसे होगा? इस मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम पर आधारित पाठ्य पुस्तक से जोड़कर बनाई गई कुछ शिक्षण योजनाएं, जिसमें गतिविधि के चारों चरण सीखने सिखाने के लिए सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षण योजनाएं दी गई हैं।
इन्हें आप लोग देखें और इन्हीं के बेस पर आप लोग अपनी शिक्षण योजनाएं बनाएं। इन शिक्षण योजनाओं में देखिए दिया गया है, पहले लर्निंग आउटकम लिया गया है कोई, कक्षा 3 पास पड़ोस, ये शिक्षण योजना दी हुई है। इसमें पहले लर्निंग आउटकम लिए गए हैं, उसके बाद में चारों फेज जैसे क्रम से दिया गया है, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। इसी हिसाब से आप लोग अपनी शिक्षण योजना बना लें और सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने में मददगार साबित होगी। अब बात करते हैं आकलन और सुधार की। बच्चों में परिवेशी अध्ययन विकास के लिए जरूरी है कि उनकी जिज्ञासा और विचारों को उचित सम्मान किया जाए तथा उन्हें अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि के अनुभवों को साझा करने के भरपूर मौके दिए जाएं। इसके लिए जरूरी है कि कक्षा कक्षी क्रियाकलाप हर बच्चे के परिवेश, शारीरिक स्थिति, जेंडर, सीखने की गति को ध्यान में देकर तैयार किया जाए ताकि हर बच्चे को प्रतिभाग करने के लिए बराबरी का मौका मिले। इसके अलावा बच्चों के सीखने की प्रगति का रिकॉर्ड भी रखना होगा। ये रिकॉर्ड व्यक्तिगत और पूरी कक्षा का रखने से आपको कक्षा में शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार और व्यक्तिगत मदद वाले बच्चों की पहचान होती रहेगी, जिससे आप समय के साथ वांछित सुधार और सहयोग कर सकेंगे। अब आकलन की प्रक्रिया हमारे अपने काम यानी हम लोगों के काम में सुधार करने के लिए एक टूल की तरह है, जिसके जरिए हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सतत सुधार और संशोधन करते रहते हैं। बच्चों में परिवेशी अध्ययन की समझ विकसित करने हेतु दक्षताओं के विकास के निरंतर आकलन तथा उचित फीडबैक हेतु छोटे बड़े समूहों की गतिविधियां, व्यक्तिगत कार्यों के दौरान उनकी प्रतिभागिता का सघन अवलोकन करें और यथासंभव सहयोग प्रदान करें। निश्चित अंतराल पर बच्चों को पुनरावृत्ति द्वारा पुनर्वलन के मौके दें ताकि अनुपस्थित या पीछे छूट रहे बच्चे भी अपने काम को पूरा करते चलें। अब सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के बराबर अवसर प्रदान किए जाएं। इस दौरान बच्चों का आकलन भी करते रहें और देखें ऐसे कौन से बच्चे हैं जो भाग नहीं ले पा रहे हैं या हिचक रहे हों। उनके लिए अलग से बात करें। सही जवाब की अपेक्षा की बजाय अपनी बोली में विचार रखने का मौका दिया जाए। बच्चों के बीच में परिवेशी अध्ययन संबंधी प्रतियोगिताएं कराएं, जैसे वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर बनाओ, चेतावनी बनाओ। ये भी नियमित समय पर कराते रहना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चों के आसपास परिवेश में हो रही घटनाओं, समस्याओं, चिंताओं से अवगत होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य या रोल प्ले के रूप में भी ऐसे विषय दिए जाएं जिनमें बच्चे संबंधित स्थान, वस्तु अथवा पात्र को देख सुनकर उससे जानकारी प्राप्त कर पाएं और कक्षा में प्रस्तुत कर पाएं। तो इस प्रकार से ध्यान रखकर हम परिवेशी अध्ययन के शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर बना सकते हैं और बच्चे लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।